अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज। इससे पहले हमने 20 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हुए हैं। अब इस टॉपिक में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। एक्सरे इंडस्ट्री और मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैंने चंद आपकी बुक से जो प्रॉपर्टीज़ ली हैं वो लिखी हुई हैं, हम वही इधर पढ़ रहे हैं जो हमारी बुक में है, और स्मार्ट सिलेबस को हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इधर आएँ। ये अभी मैंने अब आपको बता दिया, मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे कि मैंने आपको 17 चैप्टर पढ़ाया, उधर भी बताया था किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को, मटेरियल के स्ट्रक्चर को देखना हो तो वहाँ पे भी एक्सरे टेक्निक यूज़ की जाती है। और मेडिसिन में भी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखना हो, जो आप डीएनए देखते हैं, वो भी हमें यही एक्सरे बता रही होती है। तो हम वो देखेंगे जो इधर हैं। वैसे बहुत सारे इसके यूजेस हैं, हम बीच में टॉपिक में पढ़ते आए हैं, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी। तो आइए, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये किसी भी सॉलिड में सेवरल सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर जाती है, किसी भी बॉडी में ये पास कर जाती है। अब वो उसका फ़ायदा क्या होगा, ये बॉडीज़ को विजुलाइज करती है, इस बॉडी के इंटीरियर पार्ट को विजुलाइज करने के लिए यूज़ होगी। अब किसको विजुलाइज करती है, ये फ्रैक्चर बॉन्ड्स को विजुलाइज करती है। हड्डी टूट जाए तो उसको फ्रैक्चर करने के लिए हो जाती है। जैसे लाइक स्टील है, हार्ड मटेरियल है, तो इसमें अगर डिफेक्ट आ जाए तो उसको विजुलाइज करती है। अब इस कैसे विजुलाइज करती है, एक्सरे टेक्निक का प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये ऑब्जेक्ट को देखती है, बोन फ्रैक्चर है। तो देखें, लेट करते हैं कि ये एक्सरे सोर्स है, यहाँ से एक्सरे मिट होंगी, आगे ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन देखनी है। ऑब्जेक्ट में से पास की रेडिएशन इस सॉलिड मटेरियल में से या इस ऑब्जेक्ट में से ये पास कर जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं और आगे फॉल करेंगी फोटोग्राफिक फिल्म पे। अब देखें, जो डार्कनेस है इस फोटोग्राफी फिल्म पे, डार्कनेस प्रोपोर्शन होगी रेडिएशन एक्सपोजर पे। जितनी रेडिएशन ज़्यादा फॉल होगी फोटोग्राफी फिल्म पे, उतनी डार्कनेस ज़्यादा होगी। ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब देखिए, मैं लेट करता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से सेंटर से ये फ्रैक्चर है, यहाँ लेट कर लें, इसकी बोन हड्डी टूटी हुई है फ्रैक्चर से। तो क्या होगा, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, इधर मैं ग्रीन बना लेता हूँ, सेंटर वाले पोर्शन से ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेडिएशन पास करेंगी, ठीक है, और ये फोटोग्राफ फिल्म पे फॉल करेंगी। तो देखें, जब ग्रेटर एक्सपोजर होगा, रेडिएशन ज़्यादा फॉल करेंगी फोटोग्राफ फिल्म पे, तो डार्कनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। हमें इधर से ही पता चल जाएगा, जहाँ पे फोटोग्राफी फिल्म पे डार्कनेस ग्रेटर आ रही है तो हम कहेंगे वहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा रेडिएशन आ रही है, और रेडिएशन वहीं से ज़्यादा है कि जहाँ से फ्रैक्चर होगी, टूटी हुई होगी हड्डी। ठीक है, तो ये इसका फिनोमेना देख लिया। अब देखें, इधर मैंने लिखा भी हुआ है, बोन्स शैडो लाइटर देन फ्लैश। जो हमारा फ्लैश होता है, अगर ये मास है और साथ बोन्स हड्डी हैं, तो अगर अब कभी आपने एक्सरे देखा हो तो जो बोन्स का हमारे पास शेडो आता है और फ्लैश का आता है, उनमें इंटेंसिटी का फ़र्क होता है। अब देखें, बोन्स में हम जानते हैं हाई एटॉमिक नंबर के एलिमेंट होते हैं, जो फ्लैश होता है उसमें लो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और जो हाई बोन्स में हाई एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एनर्जी को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो फोटोग्राफिक पे रेडिएशन लेस आएगी। जब रेडिएशन लेस आएगी तो डार्कनेस कम हो जाएगी। अगर फ्लैश की बात करें, मास की बात करें, तो क्या होगा इसमें कि ये लो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट होंगे, वो क्या करेंगे, लेस अब्जॉर्ब करेंगे, तो इधर क्या होगा, ज़्यादा फॉल करेगी। जब इधर ज़्यादा फॉल करेगी तो इधर क्या होगा, ये ज़्यादा फॉल करेगी, एक्सपोजर ज़्यादा होगा। तो ठीक है, तो इधर क्या लिखा, बोन शैडो लाइटर देन फ्लैश। तो इधर फ्लैश के लिए ज़्यादा रेडिएशन फॉल करेगी, तो जितनी रेडिएशन ज़्यादा होगी उतनी डार्कनेस ज़्यादा होगी। तो फ्लैश के लिए डार्कनेस ज़्यादा होगी और बोन्स के लिए डार्कनेस कम होगी, यानी लाइट होगा। ठीक है, तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया जो हमारी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि अगर फोटोग्राफिक फिल्म पे ग्रेटर रेडिएशन एक्सपोजर होता है, रेडिएशन ग्रेटर आती हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा होगी। जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा होगी मतलब वहाँ पे एयर बल्ब होगा या फ्रैक्चर होगा। ठीक है, अब हम देखने लगे हैं कि कैट स्कैनर में एक्सरे क्या काम करती है। तो कैट स्कैनर बेसिकली एक डिवाइस है, और जिसमें कैट का मतलब क्या है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। और कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी से रिलेटेड जो डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं कैट स्कैनर। अब कैट स्कैनर करती क्या है, ये मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है। इसमें क्या होता है, फैन शेप एक्सरे सोर्स होता है। यहाँ पे एक्सरे सोर्स है और इसमें एक्सरे फैन शेप में आती हैं।
फैन शेप में नंबर ऑफ एक्सरे रेडिएशंस आएंगी, आगे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट पे फॉल करेंगी, ये पेनिट्रेट कर जाती हैं ऑब्जेक्ट में से, और दूसरी तरफ 100 ऑफ डिटेक्टर्स होंगे जो कि लाइन में लगे होंगे। ये डिटेक्टर्स जो इधर लगे हुए हैं ये वाले, ये इन एक्सरे को डिटेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, ये हमें इन एक्सरे की डेंसिटी की इंफॉर्मेशन देंगे और बताएंगे कि कितनी डेंसिटी का फ़र्क आ रहा है। और ये जो कैट स्कैनर है ये हमें मिनिमम 1% डेंसिटी डिफरेंस भी बता सकता है, मतलब इतना ये कम डिफरेंस पे जाके ये डिटेक्ट कर सकता है इंटेंसिटी डिफरेंस को, डेंसिटी डिफरेंस को। अब देखें इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये है कि डेंसिटी डिफरेंस से हम बता सकते हैं कि बॉडी के अंदर ट्यूमर्स और अदर अनोमलीज जो हैं वो इससे डिटेक्ट की जा सकती हैं। तो इसका अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज के बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है ह्यूमन बॉडी पे, क्या इफ़ेक्ट होते हैं अगर हम ज़्यादा एक्सरे करवाते हैं हॉस्पिटल से। तो बच्चों एक बात याद रखें, ये हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स रखते हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस है, तो ये कैंसर प्रोड्यूस कर सकती हैं। जैसे कि हमारी बुक के अकॉर्डिंग, जो हमारी बुक में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके मुताबिक अगर मैं चलूँ, तो जब एक्सरे हमारी बॉडीज़ में आती है तो हमारे बॉडीज़ के टिश्यूज़ जो हैं वो एक्सरे को ऑब्जॉर्व करते हैं। जब एक्सरे को ऑब्जॉर्व करते हैं तो हाईली रिएक्टिव रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कहते हैं H&OH। ये क्या करते हैं, ये रेडिकल आगे फर्दर प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं। जब प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं या ये जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक कर देते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम डिजीज़ क्रिएट होती हैं, डिजीज़ आ जाती हैं। अब इसमें आगे मैंने आगे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये क्या करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा इनका डैमेज है, डैमेज प्रोड्यूस करती हैं, यानी जहाँ पे ये इनका बायोलॉजिकल बैड इफ़ेक्ट है वहाँ पे ये यूज़फुल भी हैं। यूज़फुल किसके लिए हैं, ये सिलेक्टिव कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। मतलब अगर कोई बॉडी में कैंसर सेल है तो उस पर अगर फोकस करके हम एक्सरे फॉल करें तो वहाँ पे जो कैंसर सेल है वो डैमेज भी हो जाता है एक्सरे से। ठीक है, अब देखें, सेल डैमेज बाय रेडिएशन बट सर्वाइव एंड कंटिन्यू डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूस द जनरेशन ऑफ सेलेक्टिव सेल्स। होगा क्या कि आप अगर एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे करवाने से क्या होगा, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो सेल सर्वाइव तो कर जाते हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन एक्सरे करवाने से क्या होगा, हमारे वो जो टिश्यू के सेल्स हैं वो ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने से क्या होगा, कैंसर सेल बन जाते हैं, या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके नुकसान भी हैं। तो बच्चों ये हमने बायोलॉजिकल इफेक्ट के देख लिए। अब देखें इसमें जो हमारी बुक में लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट पॉइंट आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा एक्सरे डैमेज टू लिविंग टिश्यूज़। ये लिविंग टिश्यू को कैंसर कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। ठीक है, एक्सरे अब्जॉर्ब इन टिश्यूज़, ये आप देखेंगे मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आपको ऐसे ही बुक से पढ़ते जाएंगे पैराग्राफ में, तो इसी तरह ये आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अनसर्टनिटी इन एटम। एटम में अनसर्टनिटी क्या होती है। देखें हमने पढ़ा हुआ है अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोजीशन अगर सर्टन है तो मोमेंटम अनसर्टन हो जाता है, और सेम अगर मोमेंटम पोजीशन अनसर्टन हो जाए तो मोमेंटम सर्टन हो जाएगा। तो दोनों में एक टाइम पे एक मोर एक्यूरेट हो सकता है, दूसरा एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो ये एटम में देखेंगे हम अनसर्टनिटी प्रिंसिपल यूज़ करते हुए, और ये अनसर्टनिटी किसकी वजह से आती है, हमने पढ़ा हुआ है डुअल नेचर ऑफ मैटर की वजह से आती है। ठीक है, 19 चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। अब देखें ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब ये फॉर्मूला हम लिखते हैं डेल्टा पी डेल्टा एक्स, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन, और ग्रेटर दैन इक्वल टू एच ओवर 2 पाई है। जब 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो मोर एक्यूरेट आंसर आता है। अगर 2 पाई से डिवाइड ना करें तो एच लिख सकते हैं, ये भी एक्यूरेट है, लेकिन इससे मोर एक्यूरेट 2 पाई से आता है आंसर। लेकिन हमारी बुक में जो भी कैलकुलेशन की है वो 2 पाई वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, विदाउट 2 पाई वाला है, यानी डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच है। अब देखिए इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो मोमेंटम का फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस के अंदर होता है या न्यूक्लियस से बाहर ऑर्बिट में होता है। और आप पहले से ये बात जानते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से बाहर ऑर्बिट में रोटेट करता है। यानी मैं अगर ये एटम की डायग्राम ड्रा करूँ, न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट, ठीक है, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, ये आप जानते हैं आप। लेकिन हम सपोज करते हैं कि सपोज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, फिर सपोज करेंगे न्यूक्लियस से बाहर है, फिर देखेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है या न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अब यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला लगाते हैं। हमें पता है एम वी फॉर्मूला होता है, तो इधर एम इंटू डेल्टा भी लगा दिया क्योंकि डेल्टा आ रहा है, चेंज आ रहा है।
तो बाकी वैसे लिख दिए। यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया, हमने डेल्टा वी स्पीड निकालनी है, तो एम को डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो एम डिवाइड हो जाएगा, एम और डेल्टा एक्स दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी का। अब वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आएगा। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 10⁻34 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर है, तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻31। और हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस की अगर बात करें ना, तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻14 मीटर। और ये टिपिकल एग्जांपल है 10⁻14, न्यूक्लियस इससे भी लेस साइज़ के होते हैं, तो इसी को हम कह देंगे ये चेंज इन पोजीशन है। ये इसको ये डायमीटर हम कह देते हैं, ये साइज़ है, साइज़ मीन ये इसका साइज़ है, मतलब चेंज इन पोजीशन का नाम दे देंगे, इधर डेल्टा एक्स का नाम दे देंगे, ठीक है। तो रेडियस की बजाय हम कहते हैं ये न्यूक्लियस का डायमीटर है, डायमीटर ही इधर साइज़ बताएगा। तो देखें पुट करते हैं इधर डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 10⁻14। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अब देखें स्पीड कितनी आ गई, 10⁻10 आ गई। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि आइंस्टाइन कहता है कि किसी भी बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। लाइट की स्पीड क्या होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इनसाइड सपोज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा आ रही है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमने जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में सपोज किया, तो उसकी स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा दी है, तो हम भी कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब आ जाएं, अब सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर ऑर्बिट में है, और ये हाइड्रोजन एटम है, सपोज हाइड्रोजन एटम का ये रेडियस है, और जो रेडियस होता है हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट रेडियस ये होता है 10⁻11 मीटर होता है। तो अब ये हम अगेन यही फॉर्मूला लगाते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू एच आवर एम डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और डेल्टा एक्स आ रहा है चेंज इन पोजीशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये रेडियस है ऑर्बिट का, तो ये आ जाएगा 5×10⁻11। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आंसर आएगा 1.46 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब देखें यहाँ पे ये जो अब इसकी स्पीड आ रही है 10⁻7 है, जो कि किससे लेस है, लाइट की स्पीड से लेस है, तो ये पॉसिबल है। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमने सपोज किया, जब हमने लेट किया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर है और ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो फिर लाइट की स्पीड, अब जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड आई ये लाइट की स्पीड से लेस है, तो ये पॉसिबल है। तो हम कहेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमें क्या बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में रोटेट करता है। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमने एटम के अकॉर्डिंग देख लिया। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ लेज़र्स। लेज़र लाइट हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिया था, अब हम इनके यूजेस देखने लगे हैं। तो यूजेस में आ जाए, फर्स्ट जो यूज़ है ये सर्जिकल टूल के तौर पे यूज़ होता है, यानी ये वेल्ड करता है। किसको वेल्ड करता है, वेल्डिंग डीटैच रेटिना, जो हमारी आई में रेटिना होता है उसको डीटैच होता है, उसको अपनी पोजीशन पे ले आता है, ठीक है। अब देखें वेल्डिंग से इधर आ जाए, तो एक और मैंने लिखा हुआ है वेल्डिंग मेटल्स एंड ड्रिलिंग टाइनी होल्स। ये मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए भी लेज़र लाइट यूज़ होती है। और अगर हमें कहीं पे हार्ड मटेरियल है उसमें वेरी स्मॉल होल प्रोड्यूस करना है, तो वो भी लेज़र लाइट से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस पर लेज़र लाइट फॉल करेंगे तो उसमें वेरी स्मॉल होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जैसे एक्सरे के हमने यूजेस पढ़े थे, सेम वैसा ही है कि ये टिश्यू सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी ये कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए लेज़र लाइट यूज़ होती है। और फिर हम क्या करते हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, जो वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में ब्लड की, उनमें कुछ वेसल्स को वेल्ड करने के लिए, उनको सील्स ऑफ करने के लिए, मतलब उनको क्या करते हैं हम क्लोज करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि मज़ीद डिजीज़ ना स्प्रेड ना करें, ठीक है। और लास्ट में आ जाएं, तो ये आपने फर्स्ट में पढ़ा था टेलीकम्युनिकेशन अलोंग दी ऑप्टिकल फाइबर, उसमें टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में
हमने कहा था ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड सिग्नल, ये हमने टॉपिक पढ़ा था। वहाँ पे हमने लेज़र लाइट लगाई थी। लेज़र लाइट आगे पाइप ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करती है, तो लेज़र लाइट कम्युनिकेशन में भी यूज़ होती है और ये 3D इमेज प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। 3D इमेज प्रोड्यूस होता है होलोग्राफी में। होलोग्राफी अगर आपने ये टेक्नोलॉजी देखी हो तो क्या होता है कि जैसे आप खड़े हैं तो टीवी ऑन होता है या कंप्यूटर ऑन होता है, तो वो उस जो कंप्यूटर पे चल रहा होता है वो एयर में आ जाता है। अगर कुछ मूवीज़ में आपने देखा हो तो क्या होता है, होलोग्राफी में वो पर्सन टीवी से बाहर आके बात कर रहा होता है, एक्चुअली वो पर्सन नहीं होता, वो उसका 3D इमेज होता है जो लेज़र लाइट उसका बाहर बना रही होती है। तो ये होलोग्राफी में भी लेज़र लाइट यूज़ होती है। तो बच्चों ये हमने यूज़ देख लिया, आपने बुक में पढ़ लेने, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकते हैं। ये जितना भी हमने पढ़ा ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। इस लेक्चर में सारी ये ऑब्जेक्टिव MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें, पास पेपर लगवाएं, वहाँ से MCQs देखें, शॉर्ट क्वेश्चन देखें। तो इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। इजाज़त दें, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।